तो रिसेंटली मैंने एक मूवी रिवॉच की जिसे पहली बार जब मैंने देखा था तो एक कमर्शियल मास मूवी समझ के मैंने ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, बट आई वॉज माइंड ब्लोन दिस टाइम वॉचिंग इट। मानो ये मूवी मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही हो कि मैं सिर्फ एक मास कमर्शियल मूवी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बहुत कुछ हूँ। और इस मूवी का नाम है गरुड़ा गमना वृषभ वाहन, जो कि 2021 में आई एक कन्नड़ा लैंग्वेज गैंगस्टर ड्रामा मूवी है, जिसके अंदर हमें अपने कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी लीड रोल में देखने को मिलेंगे राजबी शेट्टी के साथ। राजबी शेट्टी जो कि इस मूवी के लीड रोल होने के साथ साथ इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर भी है। और बोल सकते हैं कि जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने कांतारा बनाई थी, कुछ उसी कैलिबर का राजबी शेट्टी का यह प्रोजेक्ट था, जो कि उन्होंने लिखा, डायरेक्ट किया और खुद उन्होंने एक्ट भी किया, जो कि दो दोस्तों की एक गैंगस्टर कहानी को आपके सामने रखती है, पर साथ ही हिंदू माइथोलॉजी के होली ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ही देवताओं से पैरेलल यहाँ पे कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी की कहानी के की कैरेक्टर्स होते हैं। और साथ ही बहुत से सिंबोलिज्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे माइथोलॉजी के साथ। और इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। फिर चाहे आपने मूवी देखी है या नहीं देखी, पर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मूवी को एक अलग नजर से देखोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मूवी के अंदर कुछ स्पॉइलर जैसा है नहीं, तो बिंदास आप इस वीडियो को देख सकते हो और आपका मजा खराब ना हो, इसलिए मूवी की जो एंडिंग है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। पर इसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली ये कहानी है दो दोस्तों के राइज टू पावर की, जो किस तरह से गैंगस्टर बनते हैं और धीरे धीरे पावर ग्रैब करना शुरू करते हैं, और साथ ही उनके राइज टू पावर होने के बाद किस तरह से उनके बीच में क्लैशेस होते हैं और क्या कंक्लूजन निकल के आता है, वही इस मूवी की बेसिक कहानी फॉर्म करता है, जो कि किसी भी गैंगस्टर मूवी का एक टेम्पलेट होता है। पर जहाँ ये मूवी एक्सेल कर जाती है वो है इसका सिंबोलिज्म, इसकी सिनेमाटोग्राफी और इसका म्यूजिक, और साथ ही राजबी शेट्टी, जो कि इस मूवी के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं। सबसे पहले बात करें इस जॉनर की, तो गैंगस्टर जॉनर के अंदर बहुत सी ऐसी मूवीज आती है जो टाइम टाइम पे इस सिनेमा को रिवाइव करने का काम करती है, फिर चाहे वो गॉडफादर हो, सत्या हो, गैंग्स ऑफ वसीपुर हो। पर रिसेंट टाइम्स में गैंगस्टर जॉनर के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन काफी कम हो गए हैं, जो कि जहाँ तक मुझे याद है तो मुझे इस मूवी के अंदर देखने को मिला था रिसेंट टाइम्स में, जहाँ पे मूवी एक टेम्पलेट को फॉलो करती है पर उसके साथ माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेके चलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ही चीजों को बैलेंस करके आपके सामने दिखाती है। जहाँ ये मूवी पूरी तरह से मास भी नहीं है और पूरी तरह से एक क्लास मूवी भी नहीं बोल सकते, बल्कि ये मूवी इन दोनों ही चीजों को परफेक्ट वे में बैलेंस करके आपके सामने रखती है। जहाँ इस मूवी का फर्स्ट हाफ मास अपील को साथ में लेके चलता है, जहाँ इन दोनों ही दोस्तों के राइज टू पावर को काफी मासी और एलिवेटिंग सीक्वेंस के साथ आपको दिखाया जाता है, जो कि रूटेड और ग्राउंडेड होने के बावजूद भी आजकल की जितनी भी बिग बजट मासी मूवी आप देखते हो उन सभी को कड़ी टक्कर दे सकता है। और साथ ही मूवी का जो सेकंड हाफ है वो कुछ लोगों के लिए स्लो हो सकता है, पर इस सेकंड हाफ के अंदर मूवी के अंदर सिंबोलिज्म और पैरेलल्स को काफी अच्छी तरीके से मर्ज करके आपके सामने दिखाया गया है, जिनको अगर आप नोटिस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस शानदार रहेगा। वरना जैसे मैंने पहली बार इसको देखा था वैसे ही आप इसको एक कमर्शियल मूवी के तौर पे देख के हट जाओगे। अब बात करें मूवी के अंदर दिखाए गए सिंबोलिज्म और पैरेलल्स की, तो मूवी के जो मेन लीड यानी कि जो दो दोस्त दिखाए गए हैं उनका नाम है हरि और शिवा, जिनको प्ले किया है ऋषभ शेट्टी और राजबी शेट्टी ने। अब इनके नाम के अकॉर्डिंग ही एक विष्णु भगवान और एक शिव जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ सबसे पहले बात करें हरि की, तो वो एक राइचियस कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि गैंगस्टर होने के बावजूद भी जब भी किसी को मारता है तो दूसरे दिन मंदिर में जाके स्नान करता है और खुद को पापों से मुक्त कर देता है। और ये चीज एक तरह से पैरेलल है विष्णु भगवान के जितने भी अवतार है, उन्होंने जितने भी असुरों का वध किया है वो एक तरह से उनको उनके पापों से मुक्त कर रहे थे और उनको मोक्ष प्रदान कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे विष्णु भगवान और हरि के कैरेक्टर के बीच में कुछ पैरेलल सेट किए गए हैं, पर काफी तगड़े पैरेलल सेट होते हैं शिवा और भगवान शिव के बीच में, जहाँ पे जिस तरह से शिव जी जितने भी असुरों को मारने के बाद उनके रक्त, उनके खोपड़ी या उनकी खाल को धारण करते थे, वैसे ही यहाँ पे शिवा का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि जितने भी लोगों का मर्डर करता है उनके जूते पहन के घूमता है। और जिस तरह से शिव जी असुरों का वध करने के बाद एकदम शांत और कंपोज मोड में चले जाते थे, वैसे ही यहाँ पर शिवा का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि एकदम रेज मोड में तो चला जाता है, पर एक बार जब वो अपना काम निपटा देता है तो उसके बाद एकदम शांत और नॉर्मल होके बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देता है, मानो कि उसने कुछ किया ही ना हो। और मूवी के अंदर इन दोनों के अलावा तीसरा कैरेक्टर यानी कि होली ट्रिनिटी का तीसरा पार्ट यानी कि ब्रह्मा जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एसआई ब्रह्मया के थ्रू, जिसको टास्क मिला होता है हरि और शिवा के कारनामों पे फुल स्टॉप लगाने का। और जिस तरह से ब्रह्मा जी चारों तरफ देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मया का कैरेक्टर इनकी गैंग के हर एक मेंबर के मोबाइल फोन्स को टैप करके उनकी बातें सुन रहा होता है। तो एक तरह से यहाँ पे भी पैरेलल सेट किया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टेल्स आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है ये चेक करने के लिए उन दोनों के बीच में एनिमोसिटी क्रिएट कर देते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जहाँ ब्रह्मया के कैरेक्टर के थ्रू ही शिवा और हरि के बीच में क्लैश होना शुरू होते हैं और शिव जी ने अपने भक्त को बचाने के लिए विष्णु भगवान से युद्ध किया था, इसका भी जिक्र हमें मिल जाता है।
और इस चीज को भी मूवी के अंदर काफी अच्छी तरीके से सटल वे में ऐड किया गया है, जिसके बारे में अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ही आप नोटिस कर पाओगे। और इन सभी चीजों को मैंने पहली बार मिस कर दिया था, सेकंड टाइम जब मैंने इसको ध्यान से देखा तभी मैं इन सभी चीजों को नोटिस कर पाया। इसके अलावा हरि और शिवा के कैरेक्टर के जो इंट्रोडक्शन भी है वो भी काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि हरि तो उसी टाउन का होता है पर शिवा का ओरिजिन क्या है उसको लेके काफी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज को भी आप एक काफी अच्छा टच बोल सकते हो। अब बात करें मूवी की एक्चुअल होली ट्रिनिटी की, जहाँ पे सबसे पहले तो आते हैं राज बी शेट्टी, जिनका एक्चुअल आइडिया है, जिनका डायरेक्शन है, जिनकी राइटिंग है और जिन्होंने शिवा के कैरेक्टर को यहाँ पे प्ले किया है, जो कि आप बोल सकते हो कि इस मूवी का मेन लीड बन जाता है। और इनको देख के आप बोल नहीं पाओगे कि इनको लेके इतने शानदार एलिवेटिंग और मासी सीक्वेंस यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं, जहाँ पे इनकी राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, पर इनकी परफॉर्मेंस भाई साहब, मतलब रेज में होते हैं तो अलग दिखते हैं, शांत होते हैं तो अलग दिखते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हो तो अलग दिखते हैं। और राज बी शेट्टी ने एक कमाल की चीज यहाँ पे की है, वो ये है कि अपने कल्चर और अपने रूट्स को काफी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे मूवी के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे यूज किया है, और वो भी ऐसे वैसे एलिमेंट नहीं, मास और प्रॉपर एलिवेशन के एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर को यूज किया है, जो कि काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। और इस होली ट्रिनिटी के दूसरे मेंबर है मिथुन मुकुंदन, जो कि इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने इस मूवी के अंदर म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से ऐड किया है कि इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाओ कि मूवी में एक सीन चल रहा है जहाँ पे एक कैरेक्टर अपने पैसे लेने के लिए खड़ा है, रेडियो पे एक भजन चल रहा है शिवजी का, और शिवजी का वो भजन एक ही मिनट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मासी सॉन्ग में, जिसको मैंने ये मूवी जब से देखी है तब से लेके आज तक मेरी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। और मूवी के अंदर जितने भी गाने हैं वो सारे के सारे एक डिवोशनल सॉन्ग्स ही हैं, मतलब कि भजन या धार्मिक गाने ही हैं, पर उन सभी सॉन्ग्स को इतने मासी और एलिवेटिंग स्टाइल में यहाँ पे कंपोज किया गया है कि भाई वो गाने मेरी प्लेलिस्ट से हट ही नहीं रहे। और मेरी मानो तो अगर आपने ये गाने नहीं सुने हैं तो गाने सुनना मत, मूवी देखते हुए ही इन गानों को एक्सपीरियंस करना, एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। और लास्ट में बात करते हैं प्रवीण श्रीयन की, जो कि इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर है, जिन्होंने मंगला देवी नाम के इस छोटे से टाउन को इतनी अच्छी तरीके से स्क्रीन के ऊपर कैप्चर करके दिखाया है कि मूवी एंड होते टाइम एक सीक्वेंस आता है जो कि ये एस्टेब्लिश कर देता है कि मूवी के अंदर ये सभी कैरेक्टर्स तो हैं ही, पर मंगला देवी का ये जो टाउन है वो भी अपने आप में एक कैरेक्टर ही है। और इस छोटे से टाउन के डेली लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि गानों के बीच में आपको दिखाया जाता है छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू, और इन शॉर्ट्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से और ब्यूटीफुली शो किया गया है। साथ ही मूवी के अंदर स्लो मोशन का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है, जो कि जितने भी सॉन्ग्स मैंने आपको बताए उन सभी सॉन्ग्स में आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने इन तीनों को ही इस मूवी की होली ट्रिनिटी कहा है, क्योंकि इन तीनों में से एक का भी काम थोड़ा बहुत भी लेजी हो जाता मेरे जैसा, तो हो सकता है कि इस मूवी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक अफेक्टेड हो जाता। तो इन तीनों की हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही नतीजा है कि इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस बन जाता है। अब मैंने आपको मूवी के बारे में जितना भी बताया है, फिर चाहे वो सिंबोलिज्म हो या पैरेलल्स हो, उन सभी चीज़ों को एक बार साइड में भी रख दो तो ये मूवी अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल पोएट्री बन जाती है, पोएट्री ऑफ वायलेंस। क्योंकि मूवी के अंदर वायलेंस को काफी अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक पोएटिक वे में आपके सामने पेश होता है, जहाँ एक कैरेक्टर ट्रक चलाना सीख रहा है और दूसरे मोमेंट पे आपको कुछ ऐसी खबर मिलती है कि उसके ट्रक चलाने की वजह से क्या कांड हो गया। अपना शिवा का कैरेक्टर सडनली एक मीटिंग के अंदर एंटर करता है और उसके फेस पे या उसकी बॉडी के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ उसके जूते के ऊपर फोकस किया जाता है, और उसको देख के ही सभी लोगों की फट जाती है। सडनली दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और तीसरा कैरेक्टर अचानक से बीच में आके वायलेंस करना शुरू कर देता है। और इन सभी चीजों को स्क्रीन के ऊपर स्लो मोशन, म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी का यूज करके काफी पोएटिक वे में दिखाया गया है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। और वायलेंस भी कुछ ऐसा गोरी या फिर ऐसा नहीं है कि आप कमजोर दिल के हुए तो नहीं देख पाओगे, वायलेंस भी एकदम ठीक ठाक लेवल का ही आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही ये मूवी एक्सपेक्ट करके चलती है कि इसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी बहुत तो स्मार्ट होगी। इसके चलते मूवी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको किसी भी मोमेंट पे स्पून फीड नहीं किया गया, और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई खुद ही समझ जाओ क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। और फिलहाल के लिए तो ये मूवी कन्नड़ा में ही अवेलेबल है ZEE5 के ऊपर, और सबटाइटल के साथ आप इसको इजीली एंजॉय कर पाओगे। मूवी को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली आप ये मूवी एक बार देखना। और इसके अलावा कौन सी ऐसी मूवी है जो कि पुरानी तो हो गई है पर उसका डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, ये कमेंट्स में शेयर कर देना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको सिनेमा देखना पसंद है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।